गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग यौगिकों का नामकरण सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यौगिकों के नामकरण दो तरह से होते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूं। यौगिकों के नामकरण हम लोग का आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। काफी मोस्ट है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होता है कि सर यह फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूला या नाम दिया हुआ है, इसका फार्मूला क्या होगा। क्लियर है? यानी फार्मूला से नाम लिखने नहीं आता है, या अगर नाम दे दिया तो नाम से फार्मूला लिखने नहीं आता है। ठीक है, तो नाम से फार्मूला लिखने वाला प्रोसेस हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पहले दिन के क्लास में लेक्चर फर्स्ट में आप देखेंगे तो वहां मिल जाएगा आपको। आज फार्मूला दिया है, उस फार्मूला से उसका क्या करना है, नाम करना है। यानी जो भी कंपाउंड्स होंगे उस कंपाउंड का नाम लिखना है। कंपाउंड दो तरह के होते हैं सर। ये पहला कंपाउंड हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक। और यहां हमको पढ़ना क्या है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पे हमें कोई चर्चा नहीं करना, ऑर्गेनिक पे कोई चर्चा नहीं करना, इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में भी हम ओनली बाइनरी कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं तो देखेंगे आप कि कंपाउंड्स विच आर मेड या फॉर्म बाय द कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, यानी वैसे कंपाउंड्स जो डिफरेंट टाइप के दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ दो या तीन, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उनको हम क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। बाइनरी कंपाउंड में जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे तो NaCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HBr कर लीजिएगा, HB कोई कंपाउंड नहीं होता है, HBr, H2SO4 हो सकता है, PCl5, CCl4, इट इज एज बहुत सारे हो सकते हैं। H2SO4 हो सकता है, HF हो सकता है, HF भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कि इनमें हमें कंपाउंड के नामकरण में 5 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं? 5 रूल्स के बारे में पढ़ना है। पहला रूल्स और दूसरा रूल आपके सामने है। 5 रूल में पहला रूल हम लोग का कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि धातु तथा अधातु से बने यौगिक प्रायः आयनिक होते हैं। ठीक है, यानी द कंपाउंड विच आर मेड ऑफ फॉर्म बाय द कंबाइनिंग ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर ऑफ्टेन आयनिक। क्लियर है? यानी वैसे कंपाउंड जो धातु तथा अधातु से मिलकर बनेंगे वे आयनिक होते हैं, और इनके नाम में सबसे पहले हम धातु का नाम लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, धातु तथा अधातु से मिलकर बने यौगिकों के नामकरण में पहले हम धातु का नाम लिखेंगे, उसके बाद अधातु के मूल नाम में IDE सफिक्स का व्यवहार करेंगे। कौन से सफिक्स का व्यवहार करेंगे सर? IDE, यहां लिखा गया आइड। क्लियर है? जैसे क्लोरीन है तो क्लोरोआइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमोआइड, ब्रोमाइड। क्लियर हो रहा है? उसी तरह से आयोडीन है तो आयोडाइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही होगा। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड बनाएगा। जितने भी होंगे अधातु, उनके नाम मूल नेम में क्या करेंगे, हम IDE सफिक्स का व्यवहार करेंगे। जैसे एग्जांपल यहां दिया हुआ है, हम इंग्लिश भी पढ़ के एक बार सुना दे रहे हैं कि द बाइनरी कंपाउंड विच आर मेड of metals and non-metal are often ionic. Therefore, in the process of their naming, firstly write the full name of metals, and in the original name of non-metal would be written by the suffix IDE. क्लियर हो रहा है? सफिक्स क्या जोड़ना है? IDE। जैसे एग्जांपल यहां देखेंगे आप, एग्जांपल NaCl है तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको Na, फर्स्ट धातु है, मेटल है तो इसका नाम सोडियम हो जाएगा, और क्लोरीन का तो CHLOR, IDE लगा लेंगे। क्या जोड़ दिया हमने? IDE। इसी तरह से यहां सोडियम ब्रोमाइड कर लेंगे। ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड समझाए ही थे। इसी तरह से यहां देखेंगे, बीच का नाम आप लिख सकते। देखिए, लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां सर जी लोग यहां देखिए, देखो यहां FeCl2 दिया हुआ है, यहां FeCl3 दिया हुआ है।
यहाँ FeCl2 है, यहाँ FeCl3 है। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों आप किए हैं? तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि वो ऐसे कंपाउंड जो वेरिएबल वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी को प्रदर्शित करने वाले कंपाउंड्स के नाम में हम अस और इक सफिक्स का व्यवहार करते हैं। यह अस और इक सफिक्स का व्यवहार करना हमारा ओल्ड कंसेप्ट हो जाता है, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में, आज के दौर में, इस दौर में मॉडर्न कंसेप्ट में जमाने के हिसाब से अपने सिलेबस भी चेंज होते हैं। तो मॉडर्न कंसेप्ट में होता क्या है कि हम लोग कुछ नए तरीकों को सीखते हैं। तो ओल्ड कंसेप्ट हम लोग का अस और इक सफिक्स का व्यवहार करवाता है, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में जितनी उसकी वैलेंसी होती है उसके आगे उतने नंबर देके हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे समझिएगा कि यहां अगर हम देखें तो वैलेंसी यहां 2 है, तो 2 के लिए अस सफिक्स का व्यवहार होगा, यानी कम है तो अस होगा, केवल 2 के लिए नहीं, कम है तो अस। एग्जाम्पल में आप देख लेंगे कि लिख देंगे FeRROUS, हमने क्या जोड़ा? अस। क्लोरीन के लिए तो क्लोराइड होगा, क्लियर है? यहां Fe इक हमने क्या जोड़ दिया? IC, और यहां क्लोराइड, क्लियर है? यह कौन सा कंसेप्ट होगा? तो ओल्ड होगा। ओल्ड कंसेप्ट हो जाएगा, क्लियर है? इसी तरह से यहां अगर हम देखने का प्रयास करें तो यहां देखिएगा कि यहां हम अस और इक सफिक्स का व्यवहार नहीं करेंगे, यहां लिखेंगे अस फेरस, नाम तो पूरा लिख दिया फेरस का, फेरस, लेकिन फेरस की वैलेंसी यहां 2 है, तो ब्रैकेट में हम 2 लिख लेंगे, ACH क्लोराइड लिख देंगे, क्लियर है? यहां वही काम करेंगे, फेरस नाम पूरा लिखेंगे, लेकिन यहां इसकी वैलेंसी 3 दिखाई दे रही है, तो 3 ब्रैकेट में लिख लेंगे, ID कर लेंगे। इतना समझ में आया? और यह जो कंसेप्ट है हम लोगों का कौन सा कंसेप्ट है? मॉडर्न कंसेप्ट। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है नोट में, यहां नोट आप देख लेंगे, सजा के लिखा गया है सर जी, देखिए कि फॉर यूज OUS फॉर लो वैलेंसीज यानी लेस वैलेंसीज, और यूज IC फॉर मैक्सिमम वैलेंसीज। लो को जगह पे लेस भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेस वैलेंसीज, एनी प्रॉब्लम? अब देखिएगा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कह रहा है कि when two non metals, जब 2 अधातु आपस में संयोग करते हैं, 2 अधातु आपस में संयोग करते हैं, तो पहले अधातु का पूरा नाम लिख देते हैं। जब कंपाउंड बनता है तो पहले अधातु का पूरा नाम लिख देते हैं, लेकिन जब दूसरे अधातु के नाम को लिखते हैं तो उसमें उसकी परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम निम्न प्रीफिक्स का व्यवहार कर लेते हैं। प्रीफिक्स हमारे सामने है, जैसे मोनो के लिए 1, डाई के लिए 2, ट्राई के लिए 3, टेट्रा के लिए 4, पेंटा के लिए 5, हेक्सा के लिए 6। यानी एटम्स अगर 1 होगा तो मोनो यूज करेंगे, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 एटम्स होंगे तो पेंटा, 6 एटम्स होंगे तो हेक्सा, क्लियर है? इनका नाम हम ऐसे लिखेंगे। कब? जब भिन्न भिन्न एक ही एलिमेंट्स भिन्न भिन्न प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करेंगे तब। जैसे आप देख सकते हैं यहां लिखा गया है C और O, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO का निर्माण किए हैं, CO एक कंपाउंड बना है। उसी तरह से यहां आप देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन यहां मिलकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए हुए हैं, दिखाई दे रहा है। तो हम इनका नामकरण करते चलें तो यहां देखेंगे कि कार्बन का पूरा नाम CAR, एनी प्रॉब्लम? और देखिए ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 1 एटम के लिए कौन से सफिक्स का प्रीफिक्स का व्यवहार करेंगे हम? मोनो का, तो लिख देंगे मोनो, और फिर ऑक्साइड, क्लियर है? उसी तरह से यहां हम नाम दे देंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। उसी तरह से कार्बन टेट्रा, उसी तरह से यहां हम कर लेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड। उसी तरह से यहां फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, आप लिख लोगे
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, याद रखना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहां दो कंपाउंड दिए गए हैं, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्लियर है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो सेकेंड रूल होगा हम लोगों का। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, नोट्स हो गया। अब नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पीछे रूल 1, रूल 2 पढ़े हैं। रूल 1 और रूल 2 को बेहतरीन तरीका से हम लोगों ने समझा, देखा, क्या है, सीखा। आज हम लोग रूल अभी 3 यहां और 4 यहां, थोड़ा उल्टा लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 के बारे में पढ़ेंगे। रूल 3 कह रहा है कि जब दो अधातु आपस में संयोग करके भिन्न भिन्न कंपाउंड का निर्माण करते हैं, भिन्न भिन्न, इसके पीछे वाले में था कि सिर्फ एक टाइप का कंपाउंड बनाएगा, लेकिन यहां दो अधातु मिलकर भिन्न भिन्न कंपाउंड का निर्माण कर दें, सिर्फ वही अधातु हो, तो उनके नाम में प्रीफिक्स लगाना अनिवार्य हो जाता है। यानी when two non-metal combine to form different compound, it becomes mandatory to add prefix their names। जैसे NO सिर्फ दो ही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? NO बनाया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO2 बनाया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन N2O बना लिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन N2O3 बना लिया, N2O4 बना लिया, N2O5 बना लिया। क्लियर हो रहा है ना? तो इनके नाम में प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स आप पढ़ चुके हैं, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ऐसा प्रीफिक्स पढ़े हैं। तो हम इसके आधार पर इनका नामकरण करते हैं। जैसे देखिएगा, यहां नाइट्रोजन का तो पूरा नाम लिखेंगे, और एक ऑक्सीजन है तो मोनो कर लेंगे, ऑक्सीजन के मूल नेम में आईडी लगाकर लिखेंगे, तो क्या कर लेंगे हम, मोनो ऑक्साइड। यही इसी तरह से यहां देखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखिए हो गया। यहां हम लोगों ने देखा, मतलब नाइट्रोजन की संख्या 1 थी तो नाइट्रोजन की संख्या 1 थी तो नाइट्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन मोनो हुआ, डाई हुआ। लेकिन जब नाइट्रोजन की संख्या 2 हुई तो हम लोगों ने क्या कर लिया, डाई नाइट्रोजन। क्लियर है? डाई लगा लिया, प्रीफिक्स सब में लगाना है, प्रीफिक्स अनिवार्य हो जाता है। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। लेकिन उसी तरह से रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखिए कि जब दो अधातु आपस में संयोग करके एक ही प्रकार का कंपाउंड बना है, तो पहले अधातु का पूरा नाम लिखते हैं तथा दूसरे अधातु के मूल नाम में आईडी सफिक्स जोड़ लेते हैं। जैसे धातु और अधातु वाला पढ़े हैं, वैसे ही यहां भी हम लोग को काम करना है। यानी कह रहा है कि when two non-metal are combined to form only one compound, then in their nomenclature firstly write the full name of first non-metal and second non-metal will be written by the adding IDE at end in the base name। यानी उसके नाम की मूल नाम के अंत में हम क्या जोड़ लेंगे, आईडीई सफिक्स जोड़ेंगे। जैसे यहाँ HCl है तो हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। क्लियर है? क्लोरीन के लिए आईडी यूज करेंगे, ब्रोमीन में आईडी लगाएंगे तो ब्रोमाइड होगा, हाइड्रोजन तो पूरा हो जाएगा। सिलिकॉन का सिलिकॉन लिख लेंगे और कार्बन के नाम में आईडी जोड़ेंगे तो कार्बाइड होगा। उसी तरह से हाइड्रोजन साइनाइड होगा, यानी साइनो होता है तो साइनो से आईडी जोड़ेंगे तो साइनाइड बनेगा। हाइड्रोजन आयोडो होता है तो आयोडाइड हो जाएगा, और हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, एफ होता है, एफ है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF है तो हाइड्रोजन फ्लोरोआइड। क्लियर है? जैसे नाम लिख देते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हो गया। देखिए यहां हम लोगों ने नाम लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड, थोड़ा उल्टा लिखे थे, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन, लेकिन यहां ध्यान देना, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जितना भी हम लास्ट वाला नाम लिखे हैं सब में कौन सा सब सफिक्स यूज किए हैं, आईडीई। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? आईडी क्लियर हो रहा है। तो हम लोग का 4 रूल हुआ। अब अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और अगले रूल में रूल 5 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है? सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, नोट्स हो गया, आगे बढ़े रूल 5 की तरफ। देखिए
अभी हम लोग रूल 4 के बारे में देखें। रूल 4 क्या था? तो दो नॉन मेटल्स थे और दोनों नॉन मेटल्स मिलकर केवल एक कंपाउंड का निर्माण कर रहे थे, केवल एक का। तो उनके नाम में हम पहले नॉन मेटल्स का नाम लिखे और दूसरे नॉन मेटल्स के नाम में आईडी लगाकर लिखे। वो चीज हम देख चुके हैं, थर्ड रूल भी देख चुके हैं। लेकिन यहां अब हम लोग को देखना है रूल 5। रूल 5 कहा क्या रहा कि अगर कोई नॉन मेटल या किसी कंपाउंड्स के साथ हाइड्रोजन आता है और हाइड्रोजन यदि फर्स्ट लेटर हो, किसी कंपाउंड का पहला अक्षर हो, पहला तत्व हो, फर्स्ट एलिमेंट हो, तो चाहे हाइड्रोजन की संख्या कितनी ही क्यों ना हो, उसके नाम में हम प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? यानी कह रहा है कि यदि किसी कंपाउंड का पहला तत्व हाइड्रोजन हो तो उसके नाम में कोई प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं, चाहे हाइड्रोजन की संख्या कितनी ही क्यों न हो। यानी इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कंपाउंड इज हाइड्रोजन, नो प्रीफिक्स अप्लाई टू नेम ऑफ बिफोर इट, नो मैटर हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन कोई प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। हाइड्रोजन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, कोई प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। जैसे इसका नाम ही लिखना होगा तो हम सीधा सिंपल हाइड्रोजन करेंगे और बोरेट कर देंगे। क्लियर है? हाइड्रोजन बोरेट हो जाएगा। इसी तरह से इसका नाम हाइड्रोजन फास्फेट कर लेंगे। क्लियर है? इसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से इन सब के नाम भी चेंज होते, लिख देंगे हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अब आगे हमने रूल 4 के बारे में बता दिया कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो, नाम में प्रीफिक्स नहीं लगाना, याद रखिएगा। दूसरा नोट देखिए, नोट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। नोट कह रहा कि कुछ यौगिकों के कॉमन नेम काफी प्रचलित होते हैं। कॉमन नेम जैसे उनके नाम को मतलब हम ऐसे सिंपल फार्मूला का यूज करके लिखें तो वैसा मतलब यूज में नहीं आता है। कॉमन नेम के बारे में ही हम ज्यादा जानकारी रखते हैं। जैसे अगर H2O हो तो H2O को H2O ही कहेंगे यार, पानी ही कहेंगे, वाटर ही कहेंगे। अगर हाइड्रोजन ऑक्साइड कहें तो कोई समझेगा ही नहीं, यूज में ही नहीं आएगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड कहीं यूज लिखा ही नहीं जाता, वाटर ही हर जगह लिखा जाता है, चाहे कुछ भी हो। तो हम H2O को वाटर ही लिखेंगे, इसका नाम वाटर लिखेंगे। यदि हम भूल से हाइड्रोजन ऑक्साइड लिख देते हैं तो यह हमारा लिखना क्या होगा? गलत होगा, याद रखिएगा। उसी तरह से हाइड्रोजन H2O2 को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसको हाइड्रोजन डाइऑक्साइड अगर लिखते हैं तो हमारा लिखना क्या होगा? गलत होगा। जैसे हम यहां से आपको भी देते हैं हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, और यह हमारा लिखना क्या हो जाएगा? गलत होगा, बिल्कुल गलत, यह हम लिखेंगे ही नहीं। क्लियर हो रहा है? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड नहीं लिखना है। इसी तरह से NH3 का नाम अमोनिया होता है, इसको हम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड लिखें तो लिखना गलत होगा। नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड अगर लिखें तो यह हमारा लिखना क्या है? सर्वथा गलत है। इसी तरह से यह सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोजन सल्फेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से देखो नाइट्रिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रेट लिखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन नेम काफी प्रचलित होता है। अब देखो यहां, अब ग्लूकोज को ग्लूकोज ही कहेंगे यार, कोई दूसरा नहीं कह सकते हैं। शुगर को शुगर ही कहेंगे, कुछ दूसरा नहीं कर सकते हैं। अब जैसे यहां इसको देखोगे तो इसका अगर हम नाम लिखने का प्रयास करें तो ब्लीचिंग पाउडर होता, आप एसिड बेस एंड साल्ट जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां ब्लीचिंग पाउडर का एक टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में एक टॉपिक ही रहेगा, उसके बारे में पढ़ना है। बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ना है, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ना है,
इन सब के बारे में पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम इसका नाम लिखते हैं, देखेंगे तो CaCaOCl2 है, CaOCl2 यानी कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, क्लियर है। तो उसी तरह से इसका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड लाफिंग गैस का डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, याद रखिएगा लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। लिखेंगे तो बहुत रेयर केस में ही इसको सही माना जाएगा, लेकिन सही होता नहीं है। इसी तरह से इसको हम लिखें तो वॉशिंग सोडा है, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह लेते हैं, तो हम नाम लिख देते हैं यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर है। इसी का नाम होता है, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट भी होता है, क्लियर है, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे नाम होते हैं। इसके लिए हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी यूज करते हैं, इसके लिए फास्फिन होता है, फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन कॉमन नेम इनके काफी प्रचलित होते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके कॉमन नेम काफी प्रचलित होते हैं और उनके बारे में ही हमें जानकारी लेना होता है। जहां भी यूज करेंगे उनके कॉमन नेम का ही यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? इतनी बात समझ में आ रही है? आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन क्या है और उस रिएक्शन का इक्वेशन कैसे देंगे, रिएक्शन कैसे कराते हैं, कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, इन सब के बारे में हम अगले क्लास में जानकारी देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।